है आपका बंगलो इंजीनियर्स में। जियोमेट्रिक डिज़ाइन पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं कर्व्स एंड सुपर एलिवेशन। रेलवे ट्रैक में आपने बहुत बार देखा होगा कि जो टर्निंग्स होती हैं वहाँ पे कर्व्स होते हैं, ठीक है। एंड सुपर एलिवेशन भी हम समझेंगे कि वो क्या होता है। जियोमेट्रिक डिज़ाइन में हमें इन पार्ट्स को भी प्रॉपरली डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अलाइनमेंट। तो ये जो कर्व एंड सुपर एलिवेशन आता है वो अलाइनमेंट में आता है। अलाइनमेंट क्या होता है? तो अलाइनमेंट जो रेलवे ट्रैक होती है उसकी सेंटर लाइन की जो पोजीशन होगी ग्राउंड पे उसे हम अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकल टर्म अलाइनमेंट है। बहुत बार इससे क्वेश्चन होता है कि अलाइनमेंट क्या होता है। तो जो भी पोजीशन होगी हमारे रेलवे ट्रैक की या फिर हम हाईवे की बात कर ले, रोड की बात कर ले, तो उनका जो सेंटर लाइन होता है, जितना भी सर्वे का वर्क होता है वो सेंटर लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम सेंटर लाइन को ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद बाकी काम करते हैं। तो जो सेंटर लाइन की पोजीशन ग्राउंड पे होती है उसी को हम अलाइनमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब अलाइनमेंट दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है एंड वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइंस, डेविएशंस और हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंडर में आते हैं। एंड जो वर्टिकल अलाइनमेंट होते हैं उसमें आते हैं ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट मतलब जो हमारे चेंज होते हैं ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ठीक है। अपग्रेड आ रहा है, डाउन ग्रेड आ रहा है, तो ये वर्टिकल ग्रेडियंट्स में आ जाएंगे। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वर्टिकल कर्व्स यूज़ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स और वर्टिकल कर्व क्या होते हैं ये हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। अलाइनमेंट जो होता है किसी भी डिज़ाइन में, जैसे रेलवे हो गया, हाईवे हो गया, कैनाल वर्क हो गया, इन वर्क्स में अलाइनमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्प्रॉपर अलाइनमेंट की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि यदि हमारा इम्प्रॉपर अलाइनमेंट रहा, हमने प्रॉपरली उसको डिज़ाइन नहीं किया, तो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हो सकती है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है। फिर व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, मतलब उस पर यदि आप रेलवे की टर्म्स में बात करें तो व्हीकल की ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी। अलाइनमेंट की वजह से व्हीकल में भी बहुत ज़्यादा हमको मेंटेनेंस एंड रिपेयर लगेंगे, ठीक है। देन एक्सीडेंट रेट भी बढ़ सकता है। यदि हम प्रॉपर उसमें हॉरिजॉन्टल कर्व या ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट क्या होता है? हम एक बार यदि हमने उसको फिक्स कर दिया, इसलिए हमें इसे प्रॉपर फिक्स करना है क्योंकि इसे बार बार चेंज करना पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली एंड क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि हमें उतना ही लेबर फिर से यूज़ करना पड़ेगा, उतना ही मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, सारे रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो हम हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, टाइम उसका ज़्यादा ले सकते हैं, बट प्रॉपर डिज़ाइन हमें करना है ताकि हमें दोबारा से उसे डिज़ाइन ना करना पड़े। अब देखते हैं हम कर्व क्या होते हैं। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व को देखेंगे। तो कर्व होता है जो हमारी कम्युनिकेशन लाइंस होती है, जैसे रेलवे हो गया, हाईवे हो गया, कैनाल वर्क हो गया, तो इनमें जो कम्युनिकेशन के लिए हम बैंड्स का यूज़ करते हैं वही हमारे कर्व्स होते हैं, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं ग्रेजुअल चेंज, है ना, कि हमें डायरेक्शन में यदि ग्रेजुअल चेंज लेना हो तो हम उन कर्व्स को वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। कर्व दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व हम ग्रेजुअल, जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हमें डायरेक्शन यदि चेंज करना है तो वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल कर्व्स का यूज़ करेंगे, और वर्टिकल कर्व हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा ग्रेडियंट जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। ग्रेडियंट में भी ग्रेजुअल चेंज हमें प्रोवाइड करना है। तो ग्रेजुअल चेंजेस क्यों चाहिए हमें? हम शार्प टर्निंग्स नहीं ले सकते, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो हाईवे हो। हम शार्प टर्निंग्स नहीं ले सकते, मतलब प्रॉपर जो शार्प 90 डिग्री का टर्न है वो हम नहीं कर सकते। हमें ग्रेजुअल उसको एक रेडियस के साथ उसको एक टर्निंग प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज का क्या हो जाता है, स्किडिंग हो जाती है, डीरेलमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी, तो उससे बचने के लिए हमें कर्व प्रोवाइड करना है। तो कर्व होते हैं, अलग अलग टाइप के कर्व्स होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक कर्व है जो कि हम रेलवे और हाईवेज में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कर्व, तो 4 टाइप के कर्व होते हैं। सिंपल कर्व होता है, सिंपल सर्कुलर कर्व जिसको बोलते हैं, कंपाउंड कर्व होता है, रिवर्स कर्व होता है एंड डेविएशन कर्व होता है, ठीक है। सर्वे में भी आपने पढ़ा होगा, जब हम सर्वे करते हैं तो इन कर्व्स को कैसे अलाइन करते हैं, कैसे इनको ग्राउंड पे डालते हैं, ये सारी प्रोसेस उसमें आती है, ठीक है। तो 4 टाइप के कर्व होते हैं। तो मोस्टली जो हम कर्व यूज़ करते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व में, है ना, हॉरिजॉन्टल में जहाँ पे कि हम सुपर एलिवेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आगे हम देखेंगे सुपर एलिवेशन क्या होता है। ट्रांजिशन कर्व जो होता है कॉम्बिनेशन होता है जो कि हम यूज़ करते हैं
स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के साथ होता है, जहाँ पे क्या होता है, रेडियस इन्फिनिटी से आर रेडियस सम रेडियस तक जाती है, ठीक है, कुछ वैल्यू तक, जो सर्कुलर कर्व की रेडियस होती है। तो अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन कर्व्स होते हैं इस ग्राफ में, जैसे कि लेमस्केट होता है, स्पायरल होता है, साइन कर्व होता है एंड क्यूबिक पैराबोला कर्व होता है। तो हम स्पेसिफिक कुछ कर्व्स यूज़ करते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लाइक कि हाईवे में किस टाइप का ट्रांजिशन कर्व यूज़ होता है और रेलवे में कौन सा ट्रांजिशन कर्व यूज़ होता है। तो हाईवे में जो यूज़ होता है और रेलवे में क्यूबिक पैराबोला कर्व यूज़ होता है एंड हाईवे में स्पायरल कर्व यूज़ होता है, ठीक है। ये दो टाइप के कर्व यूज़ होते हैं और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वाइवा में भी पूछ लिया जाता है। देन कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व कैसा होता है, तो ये एक सर्कल का सेगमेंट होता है सिंपल सा, है ना, जहाँ पे कि कुछ टेंजेंट लेंथ वगैरह होती है, कॉर्ड लेंथ होगी, उसकी रेडियस होगी, है ना। तो इस टाइप का सिंपल सर्कुलर कर्व होता है। आगे हम देखेंगे उसका जो डिग्री ऑफ रेडियस कैसे, डिग्री एंड कर्व कैसे निकालते हैं हम। देन सेकंड होता है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व जो होता है वो दो सर्कुलर कर्व से मिलकर बना होता है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की। डिफरेंट रेडियस के दो सर्कल्स होते हैं जिनके सेगमेंट्स को हम ज्वाइन करा के कंपाउंड कर्व डेवलप करते हैं, जहाँ पे कि हमें टर्निंग में जो होता है डिफरेंट रेडियस प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। देन रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व में क्या होता है कि डिफरेंट रेडियस के या फिर सेम रेडियस भी हो सकती हैं कि दो सेगमेंट्स यूज़ होते हैं सर्कुलर कर्व के, बट क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास डेविएशन कर्व। सो डेविएशन कर्व जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है टू रिवर्स कर्व का, दो रिवर्स कर्व का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास। एलिमेंट्स ऑफ कर्व, ट्रांजिशन कर्व के जो एलिमेंट्स होते हैं एग्जाम में पूछते हैं कि टेंजेंट लेंथ क्या होती है, कॉर्ड लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है ना। तो ये एलिमेंट्स ऑफ कर्व होते हैं, हमें इन्हें कैलकुलेट, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत कैलकुलेशन अभी नहीं करनी है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में हमें दिया है ओ उसका सेंटर है, कोई हमारे पास कर्व था जिसका सेंटर ओ है, आर रेडियस है, फाई जो है डिफ्लेक्शन एंगल है उसका, है ना, टोटल फाई। तो अलग अलग सेगमेंट उसको हमने क्या किया, डिवाइड किया है ना, एक हमने मिड ऑर्डिनेट देके, तो वहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 5/2 दो डेविएशन एंगल बन गए। बाहर पे हमारा एक एपेक्स के पास जो होता है, ठीक है, एक्सटर्नल लेंथ जो होती है, मिड ऑर्डिनेट होता है ई, ठीक है। देन T1 से T2 क्या होगा, हमारा कॉर्ड लेंथ हो जाएगी, एंड T1 से V होगा हमारे पास टेंजेंट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूलेज में आप देखिए, टेंजेंट लेंथ सबसे पहले, टेंजेंट लेंथ होती है R10 5/2, ठीक है। देन लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगा 2R sin 5/2, लेंथ ऑफ कर्व πr थीटा अपॉन 180 डिग्री, एपेक्स डिस्टेंस हो जाएगी 1 sec 5/2 -1, जो मिड ऑर्डिनेट होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा R माइनस R cos 5/2, या फिर हम लिख सकते हैं उसको R अंडर ब्रैकेट 1 माइनस cos 5/2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है, जो कि हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो हम उसको कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे सिंपल से एक सर्कुलर कर्व लिया है, सिंपल सर्कुलर कर्व, मतलब सर्कल का एक सेगमेंट उठाया है। तो यहाँ पे कॉर्ड जो शो कर रहा है डैश लाइन से, वो क्या है, हमारी चेन लेंथ होगी, है ना, जिस चेन से हम मेज़र कर रहे हैं। आर रेडियस है और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन है। सो डिग्री ऑफ कर्व होता क्या है, डिग्री ऑफ कर्व वो होता है जहाँ पे कि आप किसी रेडियस का आपके पास एक कर्व है और वहाँ पे आप जब चेन से मेज़र करोगे उसको, है ना, तो क्या एंगल सस्पेंड कर रहा है। 30 मीटर की जो हमारी चेन होती है, या फिर सर्वेयर चेन जो कि 100 फीट की होती है, यदि उस चेन से हम वहाँ पे कोई एंगल जो है लेंथ यदि उसकी मेज़र कर रहे हैं कर्व की, तो उस चेन के कारण वहाँ पे जो एंगल सस्पेंडेड होगा उस कर्व पे, तो उसकी डिग्री क्या होगी, मतलब वो कितने डिग्री का कर्व होगा, है ना, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कुछ कैलकुलेशन है, तो फाइनली हमारे पास क्या निकलता है, यदि हम 30 मीटर चेन यूज़ करते हैं तो डिग्री ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, 1720 अपॉन में आर, मतलब आर पे डिपेंड कर रहा है। यदि आर की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ होती है तो डिग्री ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और यदि हम 100 फीट की चेन यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि मीटर में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू आती है 30.48, या फिर हम 30.5 लिख सकते हैं उसको,
तो यहाँ पे यदि करें तो डिग्री ऑफ कर्व इज इक्वल्स टू हो जाता है 1750 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेस एग्जाम में आते हैं, कैलकुलेशन में भी आएंगे। ठीक है, बट क्या है कि हाईवे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, रेलवे में हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे में हम क्यूबिक पैराबोला कर्व यूज़ करते हैं जिसकी की रेडियस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाईवे, है ना। तो वहाँ पे उसको मेज़र करना एंड वहाँ पे उसको स्टैब्लिश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, डिफ़िकल्ट है। तो वहाँ पे हम डिग्री ऑफ कर्व की जगह वर्साइन यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वर्साइन क्या होती है, जब हम किसी भी सर्कल के ऊपर कॉर्ड्स डालते हैं तो उस कॉर्ड से सर्कल की पेरीफेरी के बीच में जो परपेंडिकुलर हम डालेंगे, मतलब जो हाइट रहेगी वहाँ से, तो उसे हम वर्साइन कहते हैं। रेलवे में हम वर्साइन का यूज़ करके कर्व की रेडियस निकालते हैं, ठीक है, या फिर वर्साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो इस यहाँ पे एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है जिसपे कि दो कॉर्ड लेंथ हमने डाली हुई है, एक है ए बी और दूसरी है एफ डी। एफ डी एक सेंटर से गया हुआ पूरा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है सर्कल को, ठीक है। ओ जिसका सेंटर है, आर जिसकी रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे ई एफ जो है वो वर्साइन है, जिसको हमने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। एंड ए बी हमारी सेकेंड कॉर्ड लेंथ है, एंड जो बी ई और डी है जिसकी वैल्यू है 2r माइनस वी, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल की जो एक प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ होता है वर्साइन कैलकुलेट करने में। क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी भी सर्कल का दो कॉर्ड्स होंगे, कॉर्ड्स का जो प्रोडक्ट होगा, है ना, जो कॉर्ड है उसके दो पार्ट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे जो कॉर्ड है उसके इक्वल होगा, ठीक है। कैसे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, v इंटू 2r माइनस वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉर्ड की लेंथ हमारे पास टोटल लेंथ है c, उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि हमारा जो एफ डी कॉर्ड है वो भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। तो उन दो पार्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो ए बी के दो पार्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ गया 2r माइनस वी इंटू वी इज इक्वल्स टू c/2 इंटू c/2। तो इस तरह से जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2rv माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन 4। सिंस हम देख सकते हैं कि जो हमारी रेडियस होगी वो v के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी, है ना, वर्साइन लेंथ के कंपैरिजन में रेडियस बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो 2rv वाला पोर्शन जो है हमारा वो कंपोनेंट v स्क्वायर से बहुत ज़्यादा होगा। v स्क्वायर की वैल्यू मिलीमीटर्स में होगी और r की वैल्यू क्या होगी, मीटर्स में। इस वजह से क्या करें, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने उसको इक्वेशन से हटा दिया, हमारे पास क्या बचा, 2rb इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन 4। तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वर्साइन के लिए वो होता है v इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन 8r। तो हम जब फील्ड पे डालते हैं ना कर्व तो वहाँ पे वर्साइन का यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। एंगल मेज़र करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे। देन नेक्स्ट आता है सेफ स्पीड, है ना। तो जो आप स्ट्रेट पाथ पे जिस स्पीड से आपका व्हीकल रन करा रहे थे वो आप कर्व पे नहीं करा सकते, कर्व पे स्किडिंग के चांसेस होते हैं, वहाँ पे अलग से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ट्रैक से बाहर हो सकता है व्हीकल, है ना, मेनली ट्रेन जो होती है डिरेल हो सकती है। तो वहाँ पे हमें स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, कौन सी स्पीड होती है, क्या प्रोवाइड करते हैं हम। तो बट अभी यहाँ पे देखते हैं कि सेफ स्पीड क्या होती है। सेफ स्पीड मतलब हम पर्टिकुलर उस स्पीड के लिए उस ट्रैक को डिज़ाइन करते हैं कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके, ताकि हम क्या करें, ओवरटर्निंग और डीरेलमेंट को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, उससे हमारे व्हीकल को बचा सकें। तो वही हमारी सेफ स्पीड होगी। तो सेफ स्पीड में हम कर्व को यदि नेगोशिएट कर रहे हैं तो क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। आपने ट्रैक पे कौन सा गेज यूज़ किया है, उस कर्व की रेडियस क्या है, एंड साथ ही साथ वहाँ पे सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या है, कितना सुपर एलिवेशन आपने प्रोवाइड किया है। इन 3 चीज़ों पे जो है कर्व डिपेंड करता है ना, जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है। तो इंडिया में जो होता है सेफ स्पीड यूज़ की जाती है ना। ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज के लिए हमने दिया है, ये वैल्यूज़ क्वेश्चन में आती है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है इसका एग्ज़ाम में। तो ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए जो सेफ स्पीड की वैल्यू होगी वो होगी 4.35 स्क्वायर रूट r माइनस 67, ठीक है, फिक्स वैल्यू है, चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला है ये। देन नेक्स्ट होता है नैरो गेज के लिए v इक्वल्स टू 3.65 स्क्वायर रूट r माइनस 6, ठीक है।
तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी हमारे पास kmph में आएगी, मतलब किलोमीटर पर आवर में आएगी। ठीक है, बहुत बार हम कन्वर्ट भी करते हैं वैल्यूज़ को मीटर पर सेकेंड में। इस वीडियो में हमने अलाइनमेंट एंड कर्व्स के बारे में देख लिया है एंड सेफ स्पीड के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया है। इसके बाद हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम सुपर एलिवेशन से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, वो देखेंगे। आज की वीडियो में यदि कोई भी डाउट रह गया है ना, तो वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए,